वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 6 में दिए गए सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 63 से लेकर 93 तक, जो कि कोर्ट में हाजिरी यानी कि अपीयरेंस या कह लो अटेंडेंस को कंपेल कराने वाली प्रोसेस जो इशू करी जाती हैं उनसे डील करते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस, जैसे कि समन, वारंट ऑफ अरेस्ट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन, एंड लास्टली बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी। और इनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो इनके आगे लिखे हुए हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको भी पढ़ लेना। अब क्वेश्चन अगर ये आए कि कौन सा सेक्शन रिप्लेस करके सीआरपीसी का ये सेक्शन बीएनएसएस में डाले गए हैं, तो इस चीज के लिए आप क्या करो, जब आप जाओगे सेक्शन 63 से लेकर 85 तक बीएनएसएस में, आपने क्या करना है, -2 करना है। आपको फिर सीआरपीसी के वो सेक्शन मिल जाएंगे जिनको रिप्लेस करके बीएनएसएस के ये सेक्शन लाए गए हैं। फिर बीएनएसएस में आपको एक नया सेक्शन 86 देखने को मिलता है। फिर सेक्शन 87 से लेकर जब जाओगे आप सेक्शन 104 तक बीएनएसएस में, तो आपने क्या करना है, -3 करना है। फिर आपको सीआरपीसी के वो सेक्शन मिल जाएंगे जिनको रिप्लेस करके ये सेक्शन लाए गए हैं बीएनएसएस में। और इन सेक्शन में से आज के वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 63 से लेकर 93 तक ही डिस्कस करने हैं। और जो प्रोसेस कोर्ट में हाजिरी को इंश्योर कराने के लिए इशू किए जा रहे हैं, उनमें से जो समन एंड वारंट है, उनके बारे में आपने ये ध्यान रखना है कि इनको इशू किया जा सकता है, सर्व किया जा सकता है एंड एग्जीक्यूट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी। ये कहता है सेक्शन 530 ऑफ बीएनएसएस। इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे, बाय यूजिंग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। साथ ही यहां पर आप लिंक करो सेक्शन 511 ऑफ बीएनएसएस को, जो कि ये कहता है कि अगर समन या वारंट में कोई एरर या ओमिशन या इरेगुलरिटी हो जाती है, तो जब तक इस रीजन की वजह से एक्चुअल फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो, तब तक प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी, वॉइड नहीं होगी, बल्कि वैलिड रहेगी। इसके साथ साथ सेक्शन 227 और देख लो बीएनएसएस का, जो कि ये कहता है कि कोर्ट में एक्यूज को जब बुलाया जाता है समन केस में, तो इस चीज के लिए क्या किया जाता है, जनरली समन इशू किया जाता है। बट एक्सेप्शनल केस जो दे रखा है सेक्शन 90 में, जहां पर समन केस में वारंट इशू हो रहा है इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन, तो ये एक्सेप्शन भी आपने ध्यान रखना है। वही जो वारंट केस होता है उसमें एक्यूज को कोर्ट में बुलाने के लिए जो भी प्रोसेस सुटेबल है वो प्रोसेस इशू कर दिया जाता है। अगर लग रहा है कि सम्मन से आ जाएगा तो सम्मन भेज के बुला लो, अगर लग रहा है कि बहुत ढीठ आदमी है, सम्मन के जरिए नहीं आएगा, तो तब वारंट के जरिए उसको बुलाया जाता है, चाहे सम्मन इशू किया जा रहा हो या वारंट इशू किया जा रहा हो। इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये चीज इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी करी जा सकती है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने सेक्शन 530 भी देखा था। इसके अलावा प्री कंडीशन सम्मन या वारंट को इशू करने की ये भी है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट फाइल कर दी गई हो, उसी के बाद सम्मन या वारंट इशू किया जाता है। और एक और प्री कंडीशन है, सम्मन या वारंट इशू करने के लिए जो फीस रिक्वायर होती है वो भी पे कर दी गई होनी चाहिए, उसी के बाद सम्मन या जो वारंट है इशू किया जाएगा। और अगर कंप्लेंट केस है तो जो कंप्लेंट करी गई है राइटिंग में, उसकी कॉपी भी जाती है सम्मन या वारंट जो भी इशू किया गया है उसके साथ। तो ये कुछ बातें एक्स्ट्रा थी जो आपने ध्यान रखनी है। अब हम एक एक करके ये जो प्रोसेस दे रखे हैं सारे के सारे, इनसे रिलेटेड प्रोविजन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी, एपीओ या किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम में बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, टीपीए, सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन है वो अगर पूछा जाता है, जिसके मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, चाहे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हों या फिर आते हों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, सब जगह जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अपने नोट्स में मैंने सेक्शंस को फ्लो चार्ट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। साथ ही आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो भी रिसेंट के केसेस होते हैं एंड लैंडमार्क केसेस होते हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, फिर देखना आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे रात दिन की मेहनत है जो कि इनको प्रिपेयर करने में मैंने लगाई है ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई दीज आर टू द पॉइंट नोट्स, और इनको मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपका टाइम फालतू चीजों पे जाया होने से बच जाए और आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी को स्मार्टली बूस्ट करने के लिए आप भी परचेस कर सकते हैं मेरे नोट्स। कैसे परचेस करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको स्टडी गो विद जीनत के नाम से सेव कर लो। उसके बाद मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाओ और जो भी नोट्स आपको परचेस करना है वहां से उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो।
सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मन से रिलेटेड जो प्रोविजन दे रखे हैं बीएनएसएस में सेक्शन 63 से लेकर 71 तक, जो कि सम्मन भेजा जा रहा है एक्यूज या विटनेस की अटेंडेंस को कंपेल कराने के लिए, ताकि एक्यूज या जो विटनेस है वो कोर्ट में आए। वही सेक्शन 94 में भी हम देखते हैं कि सम्मन इशू किया जा रहा है। वहां पर सम्मन क्यों इशू किया जाता है? वहां पर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या कोई पर्टिकुलर चीज कोर्ट में पेश करवाने के लिए सम्मन इशू किया जाता है। तो सम्मन क्या चीज है? सम्मन सबसे माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस है। इसको हम कहते हैं कि कोर्ट आपको बुला रही है इज्जत से। वही जब वारंट इशू हो जाता है ना, तो तब अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। इसलिए मैं पता क्या बोलती हूँ वारंट को, वाइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस। अभी फिलहाल सम्मन की अगर हम बात करें तो एक लीगल डॉक्यूमेंट भेजा जाता है जिसके जरिए कोर्ट में बुलाया जा रहा है लीगल प्रोसीडिंग में जो इन्वॉल्व हैं लोग उनको, लाइक एक्यूज को बुलाया जा रहा है, विटनेस को बुलाया जा रहा है, या फिर लीगल प्रोसीडिंग में अगर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, तो तब वो मंगवाने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है उसको हम कह रहे हैं सम्मन। इट्स लाइक का इन्विटेशन कार्ड। किस चीज के लिए इन्विटेशन कार्ड? कोर्ट में जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है ना, वहां पर बुलावा देने के लिए इन्विटेशन कार्ड। वैसे तो जैसे शादी में बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, पहले ऐसा होता था कि फिजिकली देकर आते थे, अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए लाइक व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देते हैं। सिमिलरली सीआरपीसी में ये चीज थी कि जो सम्मन है वो फिजिकली दिए जाते थे, बट अब बीएनएसएस में ये चीज कर दी गई है कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी इशू किए जा सकते हैं। एक्यूज के लिए जो सम्मन जाता है उसका फॉर्मेट दे रखा है सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 2 में। विटनेस के लिए जो जाता है सम्मन उसके लिए दे रखा है सेकंड शेड्यूल में फॉर्म नंबर 34। वहीं सेक्शन 229 में हमें स्पेशल सम्मन देखने को मिलता है जो कि पेटी ऑफेंसेस में जाता है, और इसका फॉर्मेट दे रखा है सेकंड शेड्यूल में फॉर्म नंबर 31 में। साथ ही आपने ये ध्यान रखना है कि अगर जिसको सम्मन भेजा गया है वो सम्मन की सर्विस को अवॉइड करने के लिए अगर एब्सकॉन्ड कर जाता है तो तब वो अंडर सेक्शन 206 ऑफ बीएनएस पनिशमेंट के लिए लायबल होता है। वहीं जो कोई भी सम्मन की सर्विस नहीं होने दे रहा है, लाइक सम्मन कहीं पर चस्पाया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है, तो वो रोक रहा है या उखाड़ के फेंक दे रहा है, तो वो पनिशमेंट के लिए लायबल होता है अंडर सेक्शन 207 ऑफ बीएनएस। फिर अगर सम्मन के जरिए जिसको बुलाया गया है वो विलफुली सम्मन का डिसओबीडियंस कर देता है, सम्मन के ओबीडियंस में कोर्ट में नहीं आता है जिस कोर्ट ने उसको बुलाया है, तो तब वो पनिशमेंट के लिए लायबल होता है अंडर सेक्शन 208 ऑफ बीएनएस। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई सम्मन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखनी है। अब हम बीएनएसएस में सम्मन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 63 बीएनएसएस का सम्मन का फॉर्मेट बताता है। ये कहता है कि हर सम्मन जो कोर्ट बीएनएसएस के तहत इशू कर रही है वो करेगी या तो राइटिंग में यानी फिजिकल फॉर्मेट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। अगर राइटिंग में इशू कर रही है सम्मन तो तब सम्मन के डुप्लीकेट निकालेगी, 2 कॉपीज निकालेगी, 2 कॉपीज इशू करेगी सम्मन की, जिन पर उस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करेगा या फिर कोई अदर ऑफिसर, जैसा कि हाई कोर्ट ने रूल बनाकर किया हुआ है डायरेक्ट, वो करेगा साइन। साथ ही उस पर लगेगी कोर्ट की सील। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इशू किया है सम्मन तो तब वो हो सकता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, यानी कि इस तरीके से सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया हुआ ताकि जो सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज पर्सन है वही उसको रीड कर सके, उसका एक्सेस ले सके। यही तो मतलब होता है इनक्रिप्टेड का। या फिर किसी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वो इशू किया जा सकता है। तो जिस भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उसको इशू किया है, जरूरी चीज ये है कि उस पर या तो कोर्ट की सील की इमेज लगी हो या फिर डिजिटल सिग्नेचर लगे हों। सेक्शन 64 बीएनएसएस का सबसे पहली बात यह बताता है कि सम्मन की सर्विस कौन करेगा। सम्मन की सर्विस करने का मतलब होता है सम्मन की तालमील, सम्मन की तामील करना। अब सम्मन की तामील करने का मतलब क्या होता है? सम्मन की तामील करने का मतलब होता है सम्मन दिया जाना किसको, जिसके लिए सम्मन इशू किया गया है। तो सम्मन की सर्विस आखिर करेगा कौन? सम्मन की सर्विस करेगा पुलिस ऑफिसर या फिर सम्मन इशू करने वाली कोर्ट का कोई ऑफिसर या वो अदर पब्लिक सर्वेंट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाकर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। प्रोवाइजो ये कह रहा है कि पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट का जो रजिस्ट्रार होता है उनकी ये ड्यूटी है कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें वो रिकॉर्ड करेंगे सम्मन किए गए पर्सन की कुछ डिटेल्स, लाइक उसका एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर और वो अदर डिटेल, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाकर प्रिस्क्राइब किया है। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक कोशिश ये करनी है कि सम्मन जिस पर्सन के लिए इशू हुआ है उस पर्सन को सम्मन की पर्सनल सर्विस करें।
यानी कि जिस पर्सन के लिए सम्मन इशू किया गया है उस पर्सन को सम्मन का एक डुप्लीकेट पर्सनली डिलीवर करे या टेंडर करे। टेंडर करने का मतलब होता है सम्मन देने का ऑफर देना कि ये ले लो सम्मन। डिलीवर करने का मतलब होता है जाके सीधा थमा दिया, लो पकड़ो सम्मन, जाके सीधा सम्मन दे दिया। प्रोवाइजो कह रहा है कि सम्मन की इलेक्ट्रॉनिक सर्विस भी करी जा सकती है। कैसे? सम्मन जिसमें कोर्ट की सील लगी हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी सर्व किया जा सकता है। किस तरीके से? उस तरीके से जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है रूल बना के। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि जिस पर्सन को पर्सनल सर्विस करी गई है सम्मन की, उससे अगर सम्मन की सर्विस करने वाला ऑफिसर रिक्वायर करता है कि आप साइन करो ताकि जो सम्मन की सर्विस है उसका एक्नॉलेजमेंट हो जाए, तो तब उस पर्सन की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो अदर डुप्लीकेट वापस जाएगा ना कोर्ट में, उसके बैक पर सम्मन की रिसिप्ट को एक्नॉलेज करते हुए साइन करे। इस तरीके से होगा सम्मन की सर्विस का एक्नॉलेजमेंट। सेक्शन 65 ऑफ बीएनएसएस ये बताता है कि अगर कॉर्पोरेट बॉडीज लाइक कंपनी वगैरह या फर्म्स एंड सोसाइटीज जो होते हैं उनको अगर सम्मन की सर्विस करनी है तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो होती हैं फिक्शनल बॉडी, ये कोई इंसान तो होती नहीं है, तो अब सम्मन की सर्विस किसी इंसान को तो करनी पड़ेगी ना। इसीलिए सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कंपनी या कॉर्पोरेशन की, जिसके बारे में आपने सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में ये भी पढ़ा है कि ये एक लीगल एंटिटी होती है, इसको हम लीगल पर्सन कंसीडर करते हैं। तो कंपनी या कॉर्पोरेशन को अगर सम्मन की सर्विस करनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सम्मन की सर्विस करनी पड़ेगी कंपनी या कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर को, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी अगर इंडिया में है तो तब रजिस्टर पोस्ट के जरिए इनको भेजा जाएगा सम्मन, और इस तरीके से हो जाएगी सम्मन की सर्विस कंपनी या कॉर्पोरेशन को। कंपनी और कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है ये आगे बताया गया है, एक बार इसको ऐसे ही देख लेना। वहीं अगर सम्मन की सर्विस करनी है किसी फर्म को या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल को, तो तब सम्मन की सर्विस करी जा सकती है उस फर्म या एसोसिएशन के किसी पार्टनर को, या उस पार्टनर को बाय रजिस्टर पोस्ट सम्मन भेजकर सम्मन की सर्विस करी जा सकती है। अब रजिस्टर पोस्ट के जरिए चाहे सबसेक्शन में सम्मन भेजा जा रहा है या भेजा जा रहा है सबसेक्शन 2 में, उसकी सर्विस इफेक्टिव तब से मानी जाएगी जब अगर कोई लेटर बाय पोस्ट भेजा जाता है वो ऑर्डिनरली पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं देहरादून से कोई पार्सल डिस्पैच करवाती हूँ तो वो लगभग 7 दिन में पहुंच जाता है, तो आफ्टर दैट टाइम मान लिया जाएगा कि जो वो पार्सल है वो पहुंच गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पे सम्मन के लिए बोल रहे हैं कि रजिस्टर पोस्ट के जरिए अगर सम्मन भेजा जाता है, तो अगर बाय रजिस्टर पोस्ट कोई लेटर भेजा जाता है जितने टाइम में वो पहुंच जाता है, उसके बाद से बाय रजिस्टर पोस्ट जो भेजा गया है सम्मन माना जाएगा कि उसकी सर्विस हो चुकी है कंप्लीट। सेक्शन 66 बीएनएसएस का एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ सम्मन के बारे में बात करता है, और इस सेक्शन को आप लिंक कर सकते हो सीपीसी के ऑर्डर नंबर 5 में दिए गए रूल 15 से। दोनों जगह सेम चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सम्मन सर्व करने गया है ऑफिसर, जिसके लिए सम्मन भेजा गया था, उस पर्सन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच गया वो, बट डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस नहीं मिला वो पर्सन। जितने रीजनेबल टाइम के लिए उस पर्सन के लिए वहां पर वेट करना चाहिए, वो पर्सन आया ही नहीं उस टाइम के अंदर, तो तब जो सर्विंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? सम्मन की एक्सटेंडेड सर्विस कर सकता है। यानी कि सम्मन जिस पर्सन के लिए गया है वो पर्सन अब कोई भी अडल्ट फैमिली मेंबर जो उसके साथ रहता है, उस अडल्ट फैमिली मेंबर को एक डुप्लीकेट देकर सम्मन की सर्विस करी जा सकती है, और जो अदर डुप्लीकेट है उस पर अगर सर्विंग ऑफिसर इस अडल्ट फैमिली मेंबर से रिक्वायर करता है कि आप साइन करो ताकि जो रिसीविंग है सम्मन की उसका एक्नॉलेजमेंट हो जाए, तो तब इस अडल्ट फैमिली मेंबर को सम्मन के अदर डुप्लीकेट पर साइन करना पड़ेगा। फिर ये जो अदर डुप्लीकेट है ये जाएगा कोर्ट। बाकी जो अडल्ट फैमिली मेंबर की यहाँ पर बात करी गई है, ध्यान रखना है इसमें मेल फीमेल, अब इसमें दोनों को इंक्लूड कर दिया है। पहले सीआरपीसी में ऐसा नहीं था, सिर्फ मेल अडल्ट फैमिली मेंबर को कैपेबल माना जाता था सम्मन की सर्विस के लिए, बट सीपीसी में ये जो ऑर्डर नंबर 5 में रूल 15 दे रखा है वहां पर फीमेल मेल दोनों को कैपेबल माना गया था। तो इसी तरह से अब बीएनएसएस में भी ये चीज कर दी गई है, इस चीज को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है, चाहे फीमेल हो मेल हो
कोई भी अडल्ट फैमिली मेंबर को करी जा सकती है सम्मन की सर्विस। बस चीज ये ध्यान रखनी है कि फैमिली मेंबर में सर्वेंट को नहीं इंक्लूड करना है। ओके, वहीं सेक्शन 106 ऑफ टीपीए में जो नोटिस जाता है वो सर्वेंट को भी दिया जा सकता है। सेक्शन 67 बीएनएसएस का सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के बारे में बात करता है। ये कहता है कि सेक्शन नंबर 64, 65 या 66 में जो तरीका बता रखा है सम्मन की सर्विस करने का, डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस उस तरीके से सम्मन की सर्विस नहीं हो पाई, तो तब सर्विंग ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? जिस पर्सन के लिए वो सम्मन लेकर गया, वो पर्सन ऑर्डिनरली जहां पर रिसाइड करता है, जिस घर में, जिस होम स्टेट में, उसके कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर यानी नोटिसिएबल पार्ट पर, जो मतलब आसानी से नज़र में आ जाता है, ऐसी जगह लाइक दरवाजे पर, वॉल पर घर के, क्या करना पड़ेगा सर्विंग ऑफिसर को? सम्मन का एक डुप्लीकेट चस्पाना पड़ेगा, अफिक्स करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। इसके बाद जो अदर डुप्लीकेट है वो ये चीज़ एंडोर्स करके लेके जाएगा कि मैंने इस तरीके से चिपका दिया है। तो अब जो कोर्ट में ये लेकर आया है अदर डुप्लीकेट, तो कोर्ट अब क्या कर सकती है? अगर उसको लग रहा है कोई इंक्वायरी करनी चाहिए तो वो इंक्वायरी वगैरह करके कोर्ट क्या कर सकती है? ये जो सम्मन की सर्विस हुई है इसको डिक्लेयर कर सकती है कि ये वैलिड है, सम्मन ड्यूली सर्व हो गया है। या फिर अगर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं नहीं, दोबारा से हम सम्मन की सर्विस करवाएंगे, तो जिस भी तरीके से दोबारा से सम्मन की सर्विस कराना सही लग रहा है उस तरीके से कोर्ट दोबारा से सम्मन की सर्विस फ्रेश सम्मन इशू करके करवा सकती है। सेक्शन 68 बीएनएसएस का ये बता रहा है कि अगर सम्मन की सर्विस करनी है गवर्नमेंट सर्वेंट को, यानी ऐसे पर्सन को जो कि एक्टिव गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो तब जिस ऑफिस में वो एम्प्लॉयड है उस ऑफिस के हेड को सम्मन के डुप्लीकेट भेजे जाएंगे, मतलब 2 कॉपी भेजे जाएंगे सम्मन के, जिनमें से एक कॉपी वो हेड ऑफ द ऑफिस जो है उस गवर्नमेंट सर्वेंट को उस तरीके से सर्व करेगा जैसे कि हमने अभी सेक्शन नंबर 64 में पढ़ा था। दूसरी कॉपी जो है वो अपना सिग्नेचर करके, और जो सेक्शन नंबर 64 में एंडोर्समेंट का तरीका बता रखा है वो तरीके से उसको एंडोर्स करके वापस भेज देगा कोर्ट में। और जब सेकेंड कॉपी जो है सम्मन की वो कोर्ट में वापस आएगी हेड ऑफ द ऑफिस के सिग्नेचर के साथ, तो ये चीज इस बात का एविडेंस होगी कि सम्मन ड्यूली सर्व हो गया है। सेक्शन 69 बीएनएसएस का ये कहता है कि जिस पर्सन के लिए सम्मन कोर्ट इशू कर रही है वो पर्सन सम्मन इशू करने वाली कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है। तो जिस भी मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन रहता है या सर्विस वगैरह करता है, तो उस मजिस्ट्रेट को डुप्लीकेट में मतलब सम्मन की 2 कॉपी भेजनी पड़ेंगी, फिर वो मजिस्ट्रेट सम्मन की सर्विस उस पर्सन को कराएगा। सेक्शन 70 बताता है कि सम्मन ड्यूली सर्व हो गया है, इस चीज के लिए क्या प्रूफ होगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि अगर सम्मन सर्व हुआ है कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर, या फिर चीज यह है कि हियरिंग के दौरान सर्विंग ऑफिसर जो है, जो सम्मन सर्व करके आया है, वो मौजूद नहीं है, तो इन सिचुएशन में ये जो चीजें यहां पर मेंशन है ये सम्मन की ड्यूली सर्विस का एविडेंस होंगी। क्या चीजें? मजिस्ट्रेट के समक्ष जो एफिडेविट पेश किया गया है जो कि सर्विंग ऑफिसर ने अदर डुप्लीकेट के साथ अटैच किया था, और जब वो अदर डुप्लीकेट जो है सम्मन का वो वापस भेजा था ना कोर्ट में, तो उसी के साथ साथ उसने वो एफिडेविट भेजा था। तो ऐसा एफिडेविट जो है जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है जिसमें ये बात मेंशन है कि सम्मन सर्व कर दिया गया था, तो ये चीज सम्मन की सर्विस के एविडेंस के रूप में एडमिसेबल होगी। दूसरी चीज सम्मन का वो खुद डुप्लीकेट जो कि सम्मन को रिसीव करने वाले या जिसके पास सम्मन दिया गया है उसने सेक्शन 64 या 66 के तहत एंडोर्स किया है, वो भी एडमिसेबल होगा सम्मन की सर्विस के एविडेंस के रूप में। इसके अलावा ये जो एफिडेविट है इसमें जो स्टेटमेंट करी गई हैं इनको माना जाएगा कि ये करेक्ट है जब तक कि अदरवाइज प्रूव नहीं कर दिया जाता। वहीं अगर सम्मन की सर्विस करी गई है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू सेक्शन 64 से लेकर 71 तक के प्रोविजंस में, तो वो मानी जाएगी कि सम्मन ड्यूली सर्व हो गया है, और ऐसे सम्मन की एक कॉपी को अटेस्ट करके सम्मन की सर्विस के प्रूफ के रूप में रख लिया जाएगा। सेक्शन 71 बीएनएसएस का ये कह रहा है कि अगर सम्मन की सर्विस करनी है किसी विटनेस को, तो सेक्शन 63 से लेकर 70 तक के जो हमने प्रोविजन पढ़े
उनमें जो तरीका बता रखा है समन की सर्विस का, उस तरीके से समन की सर्विस विटनेस को करी जा सकती है। और उसके साथ साथ इन एडिशन जो समन इशू करी है कोर्ट, वो ये डायरेक्ट कर सकती है कि समन की एक कॉपी यहां पर जो तरीके बता रखे हैं उनमें से किसी भी तरीके से भी करी जानी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर उस विटनेस के प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बिजनेस और वर्क पर भेजा जाना चाहिए बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो यहां पर जो समन की सर्विस करी गई ये हो गई है, इसका प्रूफ क्या चीजें हो सकती हैं। तो कह रहे हैं कि अगर विटनेस ने साइन किया है एक्नॉलेजमेंट और वो हुआ है रिसीव कोर्ट को, तो इस एक्नॉलेजमेंट से भी कोर्ट डीम कर सकती है कि समन ड्यूली सर्व हो गया है। या फिर कोर्ट को रिसीव होता है एंडोर्समेंट जो कि बनाकर दिया है पोस्टल एम्प्लॉय ने कि जब मैं बाय पोस्ट समन लेकर गया तो विटनेस ने ना डिलीवरी लेने से ही रिफ्यूज कर दिया। यहां पर आ जाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके लिए लाया गया है और आप उसको रिसीव करने से मना कर रहे हो, इट मींस कि आपको उसके कंटेंट के बारे में पता है। इसीलिए जो एंडोर्समेंट पोस्टल एम्प्लॉय ने लगाया है कि जब मैं सम्मन की डिलीवरी करने गया तो विटनेस ने उस डिलीवरी को लेने से रिफ्यूज कर दिया। तो ये एंडोर्समेंट जब कोर्ट को रिसीव होता है, कोर्ट इसके आधार पर डिक्लेयर कर सकती है कि सम्मन ड्यूली सर्व हो गया है। वहीं अगर सम्मन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू करा गया है डिलीवर, तो उसका प्रूफ क्या होगा? उसका प्रूफ वो होगा टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, जो कि सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 में मेंशन है। बोला था ना वहां पे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू सम्मन सर्व किया जाता है तो तब उस सम्मन की एक कॉपी अटेस्ट करके प्रूफ के तौर पर कि जो सम्मन है वो सर्व हो गया है रख ली जाएगी। तो उस चीज के आधार पर कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि जो सम्मन है वो ड्यूली सर्व हो गया है। तो यहां पे हो गए आपके सम्मन से रिलेटेड प्रोविजन कंप्लीट। Now come to the warrant of arrest, which is another type of processes to compel appearance in the court. और इसके रिगार्डिंग बीएनएसएस में दे रखे हैं सेक्शन 72 से लेकर 83 तक के प्रोविजन। वैसे तो अरेस्ट बिना वारंट की भी किया जा सकता है, किन प्रोविजंस के तहत? इन प्रोविजंस के तहत जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। वहीं जब अरेस्ट किया जाता है अंडर वारंट, तो जो अरेस्ट वारंट इशू होता है वो बिलेबल हो सकता है या फिर हो सकता है नॉन बिलेबल। तो बिलेबल वारंट जब जारी होता है तो तब क्या होता है? वारंट इशू करने वाली कोर्ट वारंट में एंडोर्समेंट लगाती है। क्या एंडोर्समेंट? ये एंडोर्समेंट की जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है जो कि वारंट को एग्जीक्यूट करेगी, वो क्या कर सकती है? जो सिक्योरिटी मांगी गई है एंडोर्समेंट में, वो सिक्योरिटी अगर वो पर्सन जिसको ये अरेस्ट करने जा रहे हैं पे कर देता है तो तब आप उसको रिलीज कर देना। तो इस तरीके से ये बन जाता है बिलेबल वारंट। वहीं जब इस तरह की सिक्योरिटी का एंडोर्समेंट वारंट के तहत नहीं लगाया जाता है तो तब वो होता है नॉन बिलेबल वारंट। द केस ऑफ शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2024, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात हल की कि नॉन बिलेबल वारंट रूटीनली इशू नहीं करने चाहिए। ये सिर्फ तभी करने चाहिए इशू जब जो एक्यूज है वो चार्ज किया गया है विद अ हीनियस क्राइम और लाइकलीहुड है कि वो भाग सकता है या एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर पब्लिक और स्टेट के इंटरेस्ट में है उसको कस्टडी में लेना। वही सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस आदित्य सारदा 2025 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात हल की कि नॉन बिलेबल वारंट सिर्फ और सिर्फ तभी इशू किए जाने चाहिए जब एक्यूज की कोर्ट में अपीयरेंस को सम्मन या बिलेबल वारंट से एंश्योर नहीं कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो एक्यूज है वो जानबूझकर कोर्ट को अवॉइड कर रहा है, या फिर वो सम्मन की सर्विस के लिए मिल ही नहीं रहा है, या फिर अगर उसको कस्टडी में नहीं लिया गया तो कोई हार्म होने का रिस्क है। तो इन दैट सिचुएशन नॉन बिलेबल वारंट इशू किया जा सकता है। बाकी जो वारंट है वो सर्च करने के पर्पज से भी इशू किया जाता है और इशू किया जा सकता है किसी प्रिजनर को कोर्ट में बुलवाने के लिए। और जब इस तरह का वारंट इशू होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन वारंट, और ये इशू होता है अंडर सेक्शन 302 ऑफ बीएनएसएस। इसके अलावा डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अंडर सेक्शन 453 और अंडर सेक्शन 454 ब्लैक वारंट इशू होता है। और ये जो प्रोविजन यहां पर मेंशन है, इन प्रोविजंस में भी वारंट इशू होते हैं। किन पर्पस के लिए? जब ये आप पढ़ोगे ना सेक्शन, पता चल जाएगा कि किन किन पर्पस के लिए यहां पर वारंट इशू हो रहे हैं। साथ ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एज पर सेक्शन 227 ऑफ बीएनएसएस, वारंट केस में अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि जो एक्यूज है वो सम्मन से आ जाएगा तो उसको सम्मन भेज के बुलवा लेते हैं। अगर लग रहा है कि सम्मन से नहीं आएगा तो तब उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करवा सकता है मजिस्ट्रेट। लेकिन क्या सम्मन केस में अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है? जनरली तो सम्मन केस में सम्मन जाता है ना, बट
ये भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इन एक्सेप्शनल केसेस जो कि बताए गए हैं सेक्शन 90 में क्या किया जा सकता है, समन केस में भी इन एडिशन टू समन और इन ल्यू ऑफ समन अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग। इसके अलावा सेक्शन 92 ऑफ बीएनएसएस ये कहता है कि जो पर्सन बॉन्ड या बेल बॉन्ड के तहत बाउंड है और उस बाउंडेशन में रहते हुए वो फिर भी नहीं आता है कोर्ट में, तो तब क्या किया जाए, तब ये किया जा सकता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है वो उसके अरेस्ट एंड प्रोडक्शन के लिए अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं। तो ये वारंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो आपने ध्यान रखनी है। अब हम वारंट से रिलेटेड सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83 तक के जो प्रोविजन दे रखे हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेक्शन 72 बीएनएसएस का सबसे पहले बताता है कि अरेस्ट वारंट का फॉर्म कैसे होगा और ड्यूरेशन कितना होगा। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हर एक अरेस्ट वारंट जो कि कोर्ट बीएनएसएस के तहत इशू कर रही है वो रिटर्न में होगा, जिसपे उस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करेगा, साथ ही उस कोर्ट की सील लगी होगी। और वो वारंट का ड्यूरेशन कितना होगा, हर एक वारंट जो बीएनएसएस के तहत कोर्ट इशू कर रही है वो तब तक एनफोर्समेंट में रहेगा जब तक कि उसको इशू करने वाली कोर्ट कैंसिल नहीं कर देती है या फिर जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है वारंट के तहत जो चीज करने के लिए बोला गया है वो चीज जब तक कर नहीं दी जाती है। अब अरेस्ट वारंट के रिगार्डिंग आपको सेकंड शेड्यूल में फॉर्म नंबर 3 देखने को मिलेगा, जिससे आपको और पता चलेगा कि अरेस्ट वारंट में क्या क्या चीजें होती हैं मेंशन। तो बेसिकली जो पर्सन वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, लाइक कोई पुलिस वाला या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसको भी डायरेक्ट किया गया है कि आप एग्जीक्यूट करो इस अरेस्ट वारंट को, उस पर्सन का नाम मेंशन होगा, उसका डेजिग्नेशन मेंशन होगा और उसकी अथॉरिटी शो करी गई होगी कि हाँ ये जो पर्सन आया है इसको ना अरेस्ट करने की अथॉरिटी है। साथ ही जिसको अरेस्ट करना है उस पर्सन का नाम और अदर डिटेल्स, किस ऑफेंस के चार्ज में उसको अरेस्ट करवाया जा रहा है ये भी उसमें स्पेसिफाई करा जाएगा। बाकी ये चीज तो मैंने बताई है कि जो वारंट है वो बिलेबल हो सकता है, नॉन बिलेबल हो सकता है। और कोई वारंट बिलेबल वारंट तब बनता है जब उसमें सेक्शन 73 ऑफ बीएनएसएस का एंडोर्समेंट लगाया जाता है। सेक्शन 73 बीएनएसएस का ये कहता है कि अरेस्ट वारंट जो कोर्ट इशू करी है वो क्या कर सकती है, उसमें एंडोर्समेंट लगाकर ये डायरेक्शन दे सकती है। क्या एंडोर्समेंट लगाकर, ये एंडोर्समेंट लगाकर कि कितने नंबर ऑफ श्योरिटी चाहिए, हर एक श्योरिटी किस अमाउंट के लिए बाउंड होगा और जिस पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं उसको क्या अमाउंट पे करनी पड़ेगी और किस टाइम उस पर्सन को कोर्ट में आना होगा। ये एंडोर्समेंट लगाकर वारंट में वारंट को एग्जीक्यूट करने वाले ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकती है कि जिस पर्सन को आपको कहा गया है अरेस्ट करने के लिए वारंट के तहत, वो पर्सन अगर जो स्पेसिफाइड टाइम है उस टाइम पर और बाद में जब भी उसको डायरेक्शन दिया जाता है तब कोर्ट में अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है विद सफिशिएंट श्योरिटीज, जितने श्योरिटीज उससे बोले गए हैं। तो तब उसको क्या करना है, बॉन्ड लेकर आपने कस्टडी से रिलीज कर देना है। और जब इस तरह से सिक्योरिटी ये ले लेगा, कौन, ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग दी वारंट, तो तब जो बेल बॉन्ड उस पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है जिसको ये अरेस्ट करने गया था, वो बेल बॉन्ड अब वारंट इशू करने वाली कोर्ट को ये कर देगा फॉरवर्ड। बाकी बेल बॉन्ड क्या होता है ये हमने पढ़ा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज डी ऑफ बीएनएसएस में। बताया था ना कि बेल बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा अंडरटेकिंग देकर किया गया रिलीज जो कि किया जाता है विद श्योरिटीज। सेक्शन 74 बताता है कि वारंट किसको डायरेक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वारंट के तहत किसको अथॉरिटी दी जाती है वारंट में जो करने के लिए बोला गया है वो चीज करने की। लाइक अगर हम बात करें अरेस्ट वारंट की, इसके बारे में हमें पता है कि ये बिलेबल हो सकता है, नॉन बिलेबल हो सकता है। अगर बिलेबल वारंट है तो जिसको डायरेक्शन दिया गया है वारंट के तहत कि आप ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसको जाकर अरेस्ट करो, अगर जो एंडोर्समेंट लगाया गया है उसके मुताबिक ये बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है विद सफिशिएंट श्योरिटीज, तो इससे ना बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के और बेल बॉन्ड फॉरवर्ड कर देना कोर्ट में। नॉन बिलेबल वारंट में जिसको अथॉरिटी दी जा रही है वारंट के तहत अरेस्ट करने की कि सीधा जाओ उठा लाओ,
तो जिसको भी कहने का मतलब है वारंट एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी दे रखी है वारंट के तहत, उसको हम कहते हैं कि वारंट डायरेक्ट किया गया है उसको। तो जनरली वारंट में इस तरह की अथॉरिटी दी जाती है एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को। वहीं अगर वारंट को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है और कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो तब वारंट को एग्जीक्यूट करने का डायरेक्शन कोर्ट दे सकती है किसी भी अदर पर्सन या पर्सन्स को। तो यहां पर किसी प्राइवेट पर्सन को भी डायरेक्शन दिया जा सकता है वारंट के तहत वारंट को एग्जीक्यूट करने का। ओके, वहीं अगर एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को या पर्सन्स को डायरेक्शन दिया गया है वारंट एग्जीक्यूट करने का, तो वो सारे के सारे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 75 ऑफ बीएनएसएस में सीजीएम और जेएम फर्स्ट क्लास, इन दोनों को अथॉरिटी मिली हुई है कि ये क्या कर सकते हैं, ये अपने लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में किसी भी पर्सन को, जिसको हम एग्जाम्पल के लिए वाई मानकर चल सकते हैं, तो ये वाई को क्या कर सकते हैं जो कि इनके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में है, डायरेक्शन दे सकते हैं अरेस्ट करने का। किसको अरेस्ट करने का? किसी स्केप्ड कन्विक्ट को अरेस्ट करने का, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट करने का, या नॉन बिलेबल ऑफेंस के ऐसे एक्यूज को अरेस्ट करने का जो कि अरेस्ट से बच रहा है। इन तीनों में से जिसको भी अरेस्ट करने का डायरेक्शन दिया गया है उसको हम मान के चलते हैं कि वो है एक्स। डायरेक्शन दिया गया है वाई को किसको अरेस्ट करने का? एक्स को अरेस्ट करने का। तो ये जो वाई है वो क्या करेगा, जब उसको वारंट रिसीव हुआ, वारंट रिसीविंग का ये राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट करेगा और वारंट को ये एग्जीक्यूट करेगा। कैसे? वारंट को ये एग्जीक्यूट करेगा जब ये जो एक्स है ये उस लैंड या प्रॉपर्टी में आता है जो कि वाई के चार्ज में है। तो तब वाई क्या करेगा? इस एक्स को अरेस्ट करके वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। एंड आफ्टर दैट इस एक्स पर्सन को, जैसे कि इसने अरेस्ट कर लिया है, इस एक्स को ये हैंड ओवर करेगा वारंट के साथ नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास, और फिर वो पुलिस ऑफिसर इस एक्स पर्सन को लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, जिस मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन है। लेकिन अगर सेक्शन 73 ऑफ बीएनएसएस की सिक्योरिटी वाला इंडोर्समेंट लगाया गया है तो तब कहानी कुछ और होगी। क्या कहानी होगी वो सेक्शन 73 में हमने पढ़ी है। सेक्शन 76 बीएनएसएस का ये कहता है कि वारंट के तहत जिस पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया था या जिस पुलिस ऑफिसर का नाम एंडोर्स किया गया था, किस चीज के लिए? कि वो उस वारंट को एग्जीक्यूट करे। वो उस वारंट को खुद एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर वो क्या कर सकता है, अपनी ये पावर किसी अदर पुलिस ऑफिसर का नाम उस वारंट में एंडोर्स करके किसी अदर पुलिस ऑफिसर को दे सकता है। तो यहां पर जिसको ओरिजिनली वारंट के तहत डायरेक्ट किया गया या जिसका नाम वारंट में इंडोर्स किया गया, वो पुलिस ऑफिसर खुद वारंट को एग्जीक्यूट ना करके किसी और पुलिस ऑफिसर का नाम उसमें इंडोर्स करके किसी और पुलिस ऑफिसर से वो एग्जीक्यूट करा सकता है। अपनी वारंट को एग्जीक्यूट करने की जो पावर है वो किसी और पुलिस ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है। और जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लोज 1 में राइट रहता है, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, इस राइट को इंश्योर करते हुए सेक्शन 77 बीएनएसएस का ये कहता है कि जो भी वारंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अदर पर्सन है, जो भी अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन को वारंट का जो सार है वो नोटिफाई करेंगे। मतलब कि वो बताएंगे कि वारंट के तहत किस ग्राउंड पर उस पर्सन को ये अरेस्ट कर रहे हैं। अगर ये पर्सन उनसे बोलता है कि वारंट दिखाओ, तो वारंट भी ये दिखाएंगे उसको। सेक्शन 78 बीएनएसएस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लोज 2 में जो दिया गया है फंडामेंटल राइट, उसको प्रोटेक्ट करता है और कहता है ये कि पुलिस ऑफिसर या जो भी अदर पर्सन अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट किए हैं, तो अगर उस अरेस्ट वारंट में सेक्शन 73 का एंडोर्समेंट लगा हुआ था तो तब तो उसको ध्यान में रखते हुए, अगर नहीं लगाता तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे ये? अगर इन्होंने वारंट में जिस पर्सन को अरेस्ट करने की अथॉरिटी इनको दी गई थी उसको अरेस्ट कर लिया है, तो तब ये क्या करेंगे? उस अरेस्ट किए गए पर्सन को बिना अननेसेसरी डिले के, जैसा कि लॉ ने रिक्वायर किया है, वैसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अननेसेसरी डिले नहीं करना है, लेकिन जो नेसेसरी डिले हो सकता है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो हो सकता है 24 आवर का। बट ये जो नेसेसरी डिले है 24 आवर का जो हो सकता है,
इससे बाहर निकाल देना है उस टाइम को जो कि जरूरी है प्लेस ऑफ अरेस्ट से अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक लाने के लिए। सेक्शन 79 बीएनएसएस का ये कहता है कि अगर ये क्वेश्चन आए कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसको कहां पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जो कोर्ट इशू करी है सिर्फ उसके जुरिस्डिक्शन में उसको करा जा सकता है एग्जीक्यूट या उसके बाहर भी करा जा सकता है एग्जीक्यूट, तो इसका आंसर सेक्शन 79 देता है सीधे सीधे क्या कि अरेस्ट वारंट को इंडिया में किसी भी प्लेस पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बट चीज यह है कि जो कोर्ट अरेस्ट वारंट इशू की है अगर वो उसके जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूट करना है तब तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर उस वारंट को एग्जीक्यूट करना है तो तब दो चीजें आती हैं। पहले दूसरी चीज देख लेते हैं जो दे रखी है सेक्शन 81 ऑफ बीएनएसएस में, क्या कि अपने जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर है उसको डायरेक्शन दे सकती है कि वो आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन वारंट को एग्जीक्यूट करे। और वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा उस चीज के लिए सेक्शन 81 हम पढ़ेंगे। सेक्शन 80 ऑफ बीएनएसएस में बताया गया है, क्या बताया गया है, बताया ये गया है कि अगर वारंट इशू करने वाली कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर वारंट को एग्जीक्यूट किया जाना है तो तब सेक्शन 81 में पुलिस ऑफिसर जो कि उसके जुरिस्डिक्शन में है उसको वारंट के तहत डायरेक्शन भी दे सकती है, लेकिन उसके बजाय एक और चीज है जो सेक्शन 80 में वारंट इशू करने वाली कोर्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के जुरिस्डिक्शन में वारंट को एग्जीक्यूट करवाया जाना है उसको बाय पोस्ट या किसी और तरीके से अरेस्ट वारंट फॉरवर्ड कर सकती है। फिर ये क्या करेंगे, ये अपना नाम उसमें एंडोर्स करेंगे और अगर पॉसिबल होता है तो वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो प्रोसीजर अभी तक हमने पढ़ा उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। और वारंट को इशू करने वाली जो कोर्ट है वो इनके पास जैसे कि अरेस्ट वारंट को फॉरवर्ड कर रही है तो उसके साथ साथ वो और क्या क्या चीजें भेजेगी, वो भेजेगी सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द अरेस्टेड पर्सन एंड सच डॉक्यूमेंट अगर कोई है जो कि सेक्शन 83 में एक्ट करने वाली कोर्ट को हेल्प कर सकता है बेल ग्रांट करने में, ये डिसाइड करने में कि बेल ग्रांट करी जानी चाहिए या नहीं। जब हम सेक्शन 83 पढ़ेंगे ना तब वापस से आप इस चीज को लिंक करना, किस चीज को, सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस को, तभी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। वहीं अगर वारंट इशू करने वाली कोर्ट आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वारंट को एग्जीक्यूट करवाती है सेक्शन 81 वाला तरीका चूज करके, यानी कि अपने लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में जो भी पुलिस ऑफिसर है उसको उस वारंट के तहत आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वारंट एग्जीक्यूट करने का डायरेक्शन देकर, तो तब ये जो पुलिस ऑफिसर है ये कैसे इस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, ये क्या करेगा, ये जिस एरिया में ये वारंट इसको एग्जीक्यूट करना है वो एरिया जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में आता है उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उस वारंट पर एंडोर्समेंट लगवाएगा या फिर किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर से एंडोर्समेंट लगवाएगा जो पुलिस ऑफिसर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की रैंक से नीचे का नहीं है और जिसके जुरिस्डिक्शन में वो एरिया आता है जहां पर वारंट को एग्जीक्यूट किया जाना है। तो इनमें से जो कोई भी एंडोर्समेंट लगा रहा है वारंट पर, कैसे लगाते हैं ये एंडोर्समेंट, ये वारंट पर अपना नाम लिखते हैं और फिर ये चीज मानी जाती है क्या कि इन्होंने इस पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी देती है उनके एरिया में वारंट को एग्जीक्यूट करने की। और अगर लोकल पुलिस की जरूरत पड़ती है वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए तो वहां के लोकल पुलिस वालों की भी ड्यूटी बनती है कि वो मदद करें। लेकिन वहीं अगर जो पुलिस ऑफिसर इस वारंट को एग्जीक्यूट करने गया है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन उसको रीजन टू बिलीव ये है कि अगर डिले किया जाए ये एंडोर्समेंट लगवाने में तो इससे क्या हो सकता है, इससे वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो तब वो पुलिस ऑफिसर विदाउट सच एंडोर्समेंट इन एनी प्लेस आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द इशूइंग कोर्ट वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। सेक्शन 82 बीएनएसएस का आगे का प्रोसीजर बताता है जब आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट वारंट को इशू करने वाली कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट के बाहर वारंट को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, यानी वारंट के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है, तो अब उस अरेस्टेड पर्सन के साथ करना क्या है ये बताता है सेक्शन 82। ये कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है फिर उसको लेकर जाना है कहां पर, इनके पास। और इनके पास कब ले जा सकते हैं, इनके पास तभी ले जा सकते हैं जब जो कोर्ट इशू करी थी वारंट
वो प्लेस ऑफ अरेस्ट से 30 किलोमीटर के दायरे में ना हो, या फिर जब जो कोर्ट इशू करी थी अरेस्ट वारंट वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा दूर है, या फिर जब सेक्शन 73 का सिक्योरिटी नहीं लिया गया है, तो तब क्या किया जाता है? जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के लोकल लिमिट्स में अरेस्ट किया गया है, उनके पास अरेस्टेड पर्सन को लेकर जाया जाता है। एंड अपॉन अरेस्ट पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि ये इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट में जो भी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हैं, जिनके बारे में हमने सेक्शन 37 ऑफ बीएनएसएस में भी पढ़ा है, उनको इन्फॉर्म करे कि अरेस्ट किया गया है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, और फिर अरेस्ट करने के बाद किस जगह पर उसको रखा गया है, इन चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को। और साथ ही उस डिस्ट्रिक्ट के भी ऐसे ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में अरेस्टेड पर्सन नॉर्मली रिसाइड करता है। जब सेक्शन 82 बीएनएसएस का सीआरपीसी में होता था ना, सेक्शन 80, तो तब ये सबसेक्शन 2 सेक्शन नंबर 80 ऑफ सीआरपीसी में नहीं होता था। ये न्यूली यहां पर ऐड किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएसएस के तहत वारंट में जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको लाकर दे दिया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, तो अब ये उसके साथ क्या करेंगे ये बताता है सेक्शन 83। ये कहता है कि ये चीज चेक करेंगे कि जिस पर्सन को अरेस्ट कर कर इनके पास लाकर दिया गया है, क्या ये वही पर्सन है जिसको वारंट के तहत अरेस्ट करने की इंटेंशन की गई थी। अगर वही है तो तब ये डायरेक्शन देंगे कि इस पर्सन को इनके पास से ले जाया जाए, कहां पर? उस कोर्ट की कस्टडी में जिसने इशू किया था अरेस्ट वारंट। और इसी चीज को अपन लोग कहते हैं ट्रांजिट रिमांड, जिसका मतलब होता है बाय पुलिस एक्यूज पर्सन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाया जाना। और ये चीज सेक्शन 82 में भी हो सकती है, इसलिए कहते हैं कि ट्रांजिट रिमांड से डील करते हैं सेक्शन 82 एंड 83, ये दोनों सेक्शन बीएनएसएस के। आगे प्रोवाइजो सेक्शन 83 का ये कह रहा है कि जिस ऑफेंस के लिए वारंट के तहत अरेस्ट किया गया वो अगर बेलेबल ऑफेंस है और अरेस्टेड पर्सन बेल बॉन्ड देने के लिए तैयार है, विलिंग है, तो तब, या फिर अगर उस वारंट में सेक्शन 73 का एंडोर्समेंट लगा था और जो सिक्योरिटी उस एंडोर्समेंट के तहत मांगी गई वो सिक्योरिटी अरेस्टेड पर्सन देने के लिए तैयार है, तो इनमें से जो भी चीजें हैं, लाइक बेल बॉन्ड, तो तब बेल बॉन्ड, अगर सिक्योरिटी तो तब सिक्योरिटी, ये फिर ये मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस उस पर्सन से लेंगे और फिर उस पर्सन को रिलीज करके ये बेल बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी जो भी इन्होंने लिया है ये फॉरवर्ड कर देंगे उस कोर्ट को जिसने इशू किया था वारंट। लेकिन वहीं अगर वो ऑफेंस नॉन पेलेबल है जिसके लिए वारंट के तहत उस पर्सन को अरेस्ट करके लाया गया है, तो तब जिस डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किया गया उस डिस्ट्रिक्ट का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 480 ऑफ बीएनएसएस में जो भी बातें लिखी हैं उसको ध्यान में रखते हुए, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का जो सेशन जज है वो क्या कर सकते हैं, सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 में जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट दिए गए थे उनको कंसीडर करके उस पर्सन को बेल पर रिलीज कर सकते हैं। अब वापस से जाकर देखो सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 में हमने क्या बात करी थी। लास्टली सेक्शन 83 का सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो सेक्शन 83 है ये किसी भी तरीके से पुलिस ऑफिसर को नहीं रोकता है। सेक्शन 73 में अगर सिक्योरिटी लेने का एंडोर्समेंट अरेस्ट वारंट में लगाया गया है तो तब पुलिस ऑफिसर बिना सेक्शन 83 में जो भी बातें मेंशन हैं उनको ख्याल करते हुए सिक्योरिटी लेकर जिस पर्सन को ये अरेस्ट करने गया था उसको कस्टडी से रिलीज कर सकता है। तो यहां पे आपके अरेस्ट वारंट से रिलेटेड प्रोविजन होते हैं कंप्लीट। अगर ऐसा हो जाए कि जो अरेस्ट वारंट इशू किया गया है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है, लाइक जो पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं वो अरेस्ट से बच रहा है, जो भी तरीके वो आजमा सकता है वो तरीके आजमा के, तो वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें अब क्या करें। तो अब जो अगला स्टेप लिया जाता है वो है प्रोक्लेमेशन का, उसके बाद अटैचमेंट। इस चीज के रिगार्डिंग आपको सेक्शन 84 से लेकर 89 तक के प्रोविजन देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कुछ परिस्थितियों में जिनका जिक्र हम करेंगे सेक्शन 85 में, क्या हो जाता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट दोनों साइमल्टेनियसली इशू कर दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोक्लेमेशन दोनों साथ में इशू नहीं किए जाते हैं। वारंट ऑफ अरेस्ट जब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है उसी के बाद ये नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोक्लेमेशन इशू करने का, देन अटैचमेंट करने का।
और साइमल्टेनियसली प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट कब किए जा सकते हैं इशू, वो हम सेक्शन 85 में देखेंगे। अभी फिलहाल प्रोक्लेमेशन की अगर हम बात करें तो प्रोक्लेमेशन जब जारी किया जाता है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब किया जाता है, जिसके तहत फाइनल चांस दिया जाता है कोर्ट में अपीयर होने का, अगर उसके बावजूद भी जिस टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट में आने के लिए बोला गया, उस टाइम पीरियड के अंदर जिस पर्सन को बोला गया था वो आता ही नहीं है, फेल हो जाता है आने में, तो उसके ऊपर बीएनएस का सेक्शन 209 लगेगा और वो लायबल होगा 3 साल की सजा या फाइन या दोनों या कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट के लिए। इसके अलावा यह भी किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, सेक्शन 84 सबसेक्शन 4 में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित किया जा सकता है। वो भी तब जब उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उसके लिए मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है 10 इयर्स के कारावास की। और जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है सेक्शन 84 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस में, तो तब बीएनएस के सेक्शन 209 के तहत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लायबल होता है 7 साल की सजा के लिए, जिसके साथ फाइन भी इंक्लूड होता है। और इसके अलावा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज डी ऑफ बीएनएसएस में पुलिस विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। साथ ही ध्यान रखना है, रिसेंट का केस है दलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2025 का। इस केस में ये बात हैल की गई कि भले ही सेक्शन 84 में जो प्रोक्लेमेशन जारी हुई थी वो अनइन्फोर्सिबल हो जाए, क्योंकि जो मेन केस है वो तो क्वैश कर दिया गया, बट स्टिल जो एक्यूज है वो सेक्शन 209 ऑफ बीएनएस के तहत प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल हो सकता है, क्योंकि प्रोक्लेमेशन जारी होने पर अगर अपीयर नहीं होता है तो ये चीज एक सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफेंस बनाती है। श्रीकांत उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2024 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात हैल की कि अगर किसी एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट नॉन बिलेबल वारंट जारी किया गया था और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, फिर उसके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 84 ऑफ बीएनएसएस प्रोक्लेमेशन जारी हुआ, तो यहाँ पर एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट नॉन बिलेबल वारंट एज वेल एज प्रोक्लेमेशन दोनों पेंडिंग में है, तो ऐसे पर्सन को हक नहीं होता है एंटिसिपेटरी बेल का। ये बात यहां पर हैल की। लेकिन आशा दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2024 के केस में कोर्ट ने यह बात हैल की कि अगर सेक्शन 84 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस के तहत किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, हालांकि ये चीज बार तो लगाती है किस चीज पे कि वो पर्सन एंटिसिपेटरी बेल नहीं मांग सकता है, बट ये जो रोक लगाई गई है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये चीजें ना केस टू केस डिपेंड करती हैं, ऐसे मामलों में एंटिसिपेटरी बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो एंटिसिपेटरी बेल है वो नॉन बिलेबल ऑफेंस में दी जाती है या फिर बिलेबल ऑफेंस में दी जाती है, और कौन सी कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो ये प्रोक्लेमेशन वगैरह है ये किसके अगेंस्ट जारी हो सकता है, ऑफेंडर के अगेंस्ट तो जारी हो सकता है, क्या श्योरिटी के अगेंस्ट भी जारी हो सकता है, या फिर विटनेसेस के अगेंस्ट भी जारी हो सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब सेक्शन 84 जो दे रखा है प्रोक्लेमेशन के रिगार्डिंग, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें सबसेक्शन 1 में प्रोक्लेमेशन इशू किया जा रहा है, और इस चीज के लिए आपने ध्यान रखना है कि ये जो चीज है ये की जा सकती है इवन विद और विदाउट टेकिंग एविडेंस, चाहे एविडेंसेस ले लिए गए हों या नहीं ले लिए गए हों, उसके बावजूद भी ये चीज करी जा सकती है। क्या चीज ये है कि अगर किसी कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किया है वो पर्सन या तो भाग गया है या फिर अपने आप को छुपा रहा है ताकि वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके, तो तब ये कोर्ट उस पर्सन के अगेंस्ट रिटन प्रोक्लेमेशन जारी कर सकती है, जिसमें उसको वो कोर्ट में अपीयर होने के लिए रिक्वायर करेगी उस जगह उस टाइम पर जो कि इस कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है, और जो टाइम इस पर्सन को अपीयर होने के लिए देगी वो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन से कम 30 दिन का तो होना ही चाहिए, कम से कम 30 दिन का टाइम तो उसको वो देगी ही देगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसको ना हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है वो कैसे किया जाएगा जारी, इस चीज के रिगार्डिंग सबसेक्शन 2 ये बताता है कि कुछ मैंडेटरी स्टेप हैं जो कि करने ही पड़ेंगे। क्या, जिस टाउन या विलेज में वो पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड करता है उसके कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर, लाइक चौक पर, अगर हम बात करें विलेज की तो जहां पर पंचायत ऑर्गेनाइज होती है वहां पर वो रिटन प्रोक्लेमेशन पढ़कर पब्लिकली सुना दिया जाएगा। साथ ही
उस रिटर्न प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी अफिक्स की जाएगी उस टाउन या विलेज के कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर, या फिर वो पर्सन जिस घर या होम स्ट्रीट में रिसाइड करता है उसके कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर, लाइक उस घर के गेट पर या वॉल पर चिपका दिया। इसके साथ ही उस रिटर्न प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी कोर्ट हाउस के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर भी लगाई जाएगी, जहां पर नॉर्मली इस तरह की कॉपी लगाई जाती हैं। और ये जो ऊपर स्टेप लिए हैं, इनके साथ साथ कोर्ट को ये डिस्क्रिप्शन है, अगर कोर्ट को लग रहा है सही तो तब कोर्ट उस डेली न्यूज़पेपर में भी प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी पब्लिश करवा सकती है, जो डेली न्यूज़पेपर उस एरिया में सर्कुलेट होता है जिस एरिया में वो पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड करता है, जिस पर्सन के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी किया गया। सबसेक्शन 3 पब्लिकेशन का एविडेंस बताता है। क्या चीज प्रोक्लेमेशन के पब्लिश किए जाने का एविडेंस होगी? इस चीज के रिगार्डिंग ये कहता है कि जो कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू करी है वो अगर राइटिंग में ये स्टेटमेंट लिखकर कंफर्म करती है, क्या चीज, कि जो पर्टिकुलर तारीख में बता रही हूं उस पर्टिकुलर तारीख को प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर दिया गया था। किस तरीके से? जैसा कि सेक्शन 84 सबसेक्शन 2 क्लोज फर्स्ट में बताया गया है। तो तब उस कोर्ट का ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है माना जाएगा कंक्लूसिव एविडेंस। किस बात का? सेक्शन 84 के कंप्लायंस का एंड उस तारीख को उस प्रोक्लेमेशन के पब्लिश किए जाने का। सबसेक्शन 4 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा रहा है और ये कहता है ये कि जिस पर्सन के अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी किया गया, अगर वो किसी ऐसे ऑफेंस का एक्यूज है बीएनएस के तहत या किसी अदर लॉ के तहत जिसकी पनिशमेंट कम से कम 10 साल की है और ज्यादा से ज्यादा डेथ पेनल्टी तक की हो सकती है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? यानी कि ये कह रहे हैं कि जिसके लिए पनिशमेंट 10 साल या 10 साल से ज्यादा के कारावास की है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है, और ऐसे ऑफेंस का एक्यूज जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी हो गया है, तो अगर जैसा कि उससे प्रोक्लेमेशन में रिक्वायर किया गया था कि वो कोर्ट में आए जिस टाइम के भीतर, वो उस टाइम के भीतर आने में अगर फेल हो जाता है, तो तब अगर कोर्ट को लग रहा है कि कोई इंक्वायरी वगैरह भी करनी चाहिए, तो वो इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट क्या कर सकती है? वो उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकती है और फिर इस चीज का वो डिक्लेरेशन कर सकती है। तो जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा रहा है तो ये डिक्लेरेशन कैसे पब्लिश करी जाएगी और ये पब्लिश कर दी गई है, इस चीज का क्या एविडेंस होगा? तो इस चीज के लिए ना आप सबसेक्शन 2 जो अभी हमने पढ़ा और सबसेक्शन 3 जो अभी हमने पढ़ा वो रेफर कर सकते हैं, वो ही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि वो अप्लाई हो रहा था प्रोक्लेमेशन के पब्लिश किए जाने पर और उसके एविडेंस पर। तो ये हो गया आपका सेक्शन 84 बीएनएसएस का कंप्लीट। सेक्शन 85 बीएनएसएस का बात करता है अटैचमेंट के बारे में, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस इन द कोर्ट। अगर अटैचमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें कोई इरेगुलरिटी होती है तो वो इरेगुलरिटी ऐसी इरेगुलरिटी मानी जाती है एज पर सेक्शन 507 क्लोज ए, जो कि प्रोसीडिंग को विशिएट कर देती है, वॉइड कर देती है। तो सबसे पहली बात सेक्शन 85 बीएनएसएस का ये कहता है कि सेक्शन 84 ऑफ बीएनएसएस में प्रोक्लेमेशन जो जारी कर रही है कोर्ट, वो क्या कर सकती है? प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद किसी भी टाइम प्रोक्लेम पर्सन की मूवेबल, इमूवेबल या फिर दोनों प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने का रीजंस रिकॉर्ड करके ऑर्डर दे सकती है। मैंने आपको ये भी बताया था ना कि सेक्शन 85 में वो सिचुएशन बता रखी है कि कब प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो वो सिचुएशन कहां पर बता रखी है? प्रोवाइजो में। सिचुएशन ये है कि अगर कोर्ट को बाय एफिडेविट और अदरवाइज सेटिस्फाई होता है क्या चीज, कि जो पर्सन के अगेंस्ट वो प्रोक्लेमेशन जारी कर रही है वो पर्सन उसके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन से पूरी की पूरी या कोई पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने वाला है, निपटाने वाला है या फिर रिमूव करने वाला है, यानी कि हटाने वाला है, तो इन दैट सिचुएशन प्रोक्लेमेशन के साथ साथ यानी कि साइमल्टेनियसली अटैचमेंट का भी ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। अब ये जो अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाता है सेक्शन 85 के सबसेक्शन 1 में, ये जिस डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए ऑथोराइज करता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी को अटैच करना है आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में अटैच करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस अटैचमेंट के ऑर्डर पर एंडोर्समेंट करवाना पड़ेगा।
तब जाके ये अटैचमेंट का ऑर्डर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी को अटैच करने की अथॉरिटी देगा। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी और डेट वगैरह जो है उसको कैसे अटैच किया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जाता है, लाइव स्टॉक और पेरिशेबल नेचर की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे अटैच किया जाता है। अब मान के चलो जिसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर दिया गया है दैट प्रोक्लेम पर्सन मैं हूं। ओके, तो अगर बात करें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मैंने किसी को जो कर्जा दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, वो अटैच करना है, तो वो कैसे अटैच करेंगे, यानी कि डेट को कैसे अटैच करेंगे, या फिर मेरी कोई अदर मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको कैसे अटैच करेंगे। तो इन दोनों को अटैच करने का तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि इनको सीज करके अटैच कर लिया जाएगा या फिर इनके लिए रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा। रिसीवर कौन होता है, ये आपने सीपीसी में पढ़ा होगा, और अभी जब हम आगे देखेंगे बीएनएसएस में सेक्शन 165 वहां पर भी रिसीवर का अपॉइंटमेंट दे रखा है। तो ये रिसीवर होता कौन है? रिसीवर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिसकी कस्टडी में प्रॉपर्टी कोर्ट देती है ताकि वो उसकी केयर करे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको मैनेज करे, और उसके साथ क्या क्या करे ये आपको पता चलेगा कहाँ पर, ऑर्डर नंबर 40 ऑफ सीपीसी में। रिसीवर के रिगार्डिंग ये अलग से ऑर्डर दे रखा है सीपीसी में। तो ये दो तरीके तो हो गए, बाय सीजर या बाय अपॉइंटिंग रिसीवर। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के? तो मान के चलो कि जो कर्जा मैंने दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर मान के चलो मैंने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे रखी है, तो जिसको भी वो मुझे वापस लौटानी है उसको ना कोर्ट रिटर्न ऑर्डर इशू करके रोक देगी कि वो मुझे या मेरे रिप्रेजेंटेटिव को वो लौटाए ना, उसकी डिलीवरी ना करे। इसके अलावा ये जितने भी तरीके बताए गए इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके डेट या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, या फिर इनमें से किन्हीं दो तरीकों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। जैसा भी मतलब कोर्ट को सही लगे वैसे कर सकती है। अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे अटैच करी जाएगी, तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई लैंड है जिससे स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे किया जाता है, तो उसको अटैच किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के थ्रू। ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी अदर केसेस में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट किया जा सकता है उसका पोजेशन लेके, या फिर रिसीवर अपॉइंट करके, या फिर अगर उस प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो वो रेंट का पेमेंट प्रोक्लेम पर्सन को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को करने से रोकने के लिए रिटर्न ऑर्डर इशू किया जा सकता है। या फिर अगर मान के चलो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को दे रखी थी प्रोक्लेम पर्सन ने, तो तब ये रिटर्न ऑर्डर इशू किया जा सकता है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोक्लेम पर्सन को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को वापस डिलीवर ना करी जाए। या फिर ये जितने भी तरीके बताए इन सभी तरीकों से या इनमें से किसी दो तरीकों से, जैसा भी लग रहा है कोर्ट को सही, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोर्ट अटैचमेंट कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें लाइव स्टॉक या पेरिशेबल टाइप की प्रॉपर्टी की, लाइव स्टॉक लाइक जैसे कि जो एग्रीकल्चर के लिए, दूध के लिए एनिमल्स वगैरह लोग पालते हैं वो एनिमल वगैरह, पेरिशेबल प्रॉपर्टी लाइक फल सब्जियां वगैरह, इस तरह की प्रॉपर्टी जो जल्दी ख़राब हो जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जाएगा? ऐसी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट इमीडिएट सेल का अगर कोर्ट को लग रहा है ज़रूरी ऑर्डर दे सकती है। फिर जो बेचकर पैसा आएगा वो कोर्ट जो भी आगे ऑर्डर देती है उसके अधीन होगा। बाकी जो रिसीवर के बारे में हमने यहाँ पर बात करी थी, जो अपॉइंट किया जा रहा है मूवेबल या डेट को अटैच करने के लिए या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, उसकी पावर, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ वगैरह वही होंगी जो कि उस रिसीवर की होती है जो अपॉइंट होता है सीपीसी में। सेक्शन 86 बीएनएसएस का न्यू सेक्शन है और ये बात करता है प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी के आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट एंड फोरफीचर के लिए प्रोसेस को शुरू करने के बारे में। यानी कि ये कहता है कि कोर्ट क्या कर सकती है, अगर कोर्ट के पास रिटर्न रिक्वेस्ट करता है वो पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस से नीचे की नहीं है, तो तब उस रिटर्न रिक्वेस्ट के आधार पर कोर्ट क्या कर सकती है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताए ये प्रोसेस शुरू कर सकती है। कैसे? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के कोर्ट या अथॉरिटी से असिस्टेंस की मांग करके, ये रिक्वेस्ट करके कि आपकी हेल्प चाहिए, और फिर जो प्रोसीजर ऐसे आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट एंड फोरफीचर में फॉलो होगा वो होगा कौन सा, जो दे रखा है चैप्टर नंबर 8 के प्रोविजंस में बीएनएसएस में।
तो ये सेक्शन बेसिकली इसलिए लाया गया है क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात आए, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अपनी एसेट्स को अब्रॉड में छुपा के रखते हैं ताकि पता चल सके कि जो प्रोक्लेम पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी आखिर कहाँ कहाँ पर है, ये चीज़ आइडेंटिफाई हो सके, फिर उसका अटैचमेंट किया जा सके, अगर फोर फीचर करना है तो उसका फिर फोर फीचर किया जा सके। इसीलिए ये सेक्शन लाया गया है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब होता है ऐसे देश जिसके साथ हमारे इंडिया ने किया हुआ है अग्रीमेंट फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, या फिर जो कि हमारे इंडियन कोर्ट को असिस्टेंस दे रहे हैं ड्यू टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो यहाँ पे अटैचमेंट की प्रोसेस के दायरे में ले लिया है उस प्रॉपर्टी को भी जो कि किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में लोकेटेड है, ताकि वहां से उसको आइडेंटिफाई करके फिर अटैच किया जा सके। अगर फोर फीचर करना है तो फोर फीचर किया जाए उसका, और इसमें फिर लेनी पड़ेगी ना कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की जो भी कोर्ट हैं या अथॉरिटी हैं उनकी मदद। तो फिर उनकी मदद लेने के लिए ही यहाँ पर सेक्शन 86 में प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से ना सेक्शन 86 ने प्रोक्लेम पर्सन की उन प्रॉपर्टी को भी अटैचमेंट की प्रोसेस के दायरे में ला दिया है जो कि उसने अब्रॉड में छुपाई हुई हैं, वो भी नहीं बचेंगी अब। सेक्शन 87 ऑफ बीएनएसएस अटैचमेंट के संबंध में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि अंडर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएसएस जो प्रॉपर्टी अटैच की गई उस प्रॉपर्टी में प्रोक्लेम पर्सन के बजाय किसी और पर्सन का कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो कि अंडर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएसएस अटैचमेंट के लिए लायबल नहीं है, तब वो पर्सन अटैचमेंट की तारीख से 6 महीने के अंदर क्या कर सकता है, अटैच की गई प्रॉपर्टी के संबंध में क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अगर ये क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर 6 महीने के अंदर मर जाता है तो तब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे क्लेम को या जो उसने ऑब्जेक्शन किया है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जब एक बार क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल करा जाता है तो फिर उसके संबंध में इंक्वायरी होती है, फिर वो पूरा का पूरा या फिर पार्टली अलाउ या डिसअलाउ किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्लेम और ऑब्जेक्शन आखिर फाइल कौन सी कोर्ट में करना है, तो जनरली उस कोर्ट में फाइल करते हैं जिसने अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया था। वहीं अगर अटैचमेंट ऑर्डर जो इशू किया था उस अटैचमेंट ऑर्डर के तहत जो प्रॉपर्टी अटैच की गई वो उस डिस्ट्रिक्ट में अटैच नहीं करी गई जो कि अटैचमेंट ऑर्डर इशू करने वाली कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, बल्कि किसी अनदर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था। सेक्शन 85 सबसेक्शन 2 में जो बोला गया है ना एंडोर्समेंट, वो एंडोर्समेंट लगवा के, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जब किसी अनदर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी जो लोकेटेड है वो अगर अटैच करना है तो तब उस अनदर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अटैचमेंट ऑर्डर पर एंडोर्समेंट करवाना पड़ता है, तब जाके उस अटैचमेंट ऑर्डर के तहत अथॉरिटी मिलती है अनदर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड प्रॉपर्टी को अटैच करने की। तो तब ऐसे मामले में अटैच की गई प्रॉपर्टी के संबंध में क्लेम या ऑब्जेक्शन उस अनदर डिस्ट्रिक्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल किया जाएगा। जिस भी कोर्ट में क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल किया गया वो कोर्ट अब करेंगे इंक्वायरी। अगर वो कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो तब वो क्या कर सकती है, वो जो उसके समक्ष क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल किया गया उसको असाइन कर सकती है अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को, फिर सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट उसको डिस्पोज ऑफ करेगा, उसका निपटारा करेगा। अब अगर अंडर सेक्शन 87 ऑफ बीएनएसएस जो क्लेम या ऑब्जेक्शन किया गया था फाइल उसको पूरा का पूरा या पार्टली डिसअलाउ कर दिया जाता है, तो तब जो क्लेमेंट है या ऑब्जेक्टर है वो क्या कर सकता है, जिस तारीख को क्लेम या ऑब्जेक्शन को डिसअलाउ करने का ऑर्डर आया था उस तारीख से 1 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी के संबंध में अपने राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए सिविल सूट फाइल कर सकता है। और जब तक ऐसे सिविल सूट में अंडर सेक्शन 87 ऑफ बीएनएसएस ये जो डिसअलाउंस का ऑर्डर आया था इसको ओवरटर्न नहीं किया जाता है, तब तक ये डिसअलाउंस का जो ऑर्डर दिया गया है अंडर सेक्शन 87 ऑफ बीएनएसएस ये होता है कंक्लूसिव, एकदम फाइनल। सेक्शन 88 बीएनएसएस का अटैच की गई प्रॉपर्टी के रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन के बारे में बात करता है। सबसे पहली बात ये कहता है कि प्रोक्लेमेशन में जो टाइम दिया गया था कोर्ट में अपीयर होने के लिए उस टाइम के अंदर अगर प्रोक्लेम पर्सन कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो तब अटैच की गई प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से रिलीज करने का कोर्ट ऑर्डर दे देगी। वहीं अगर उतने टाइम के अंदर प्रोक्लेम पर्सन आता नहीं है तो तब अटैच की गई जो प्रॉपर्टी है वो अब हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल के जिम्मे, यानी कि अब उसका निपटारा करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है।
और स्टेट गवर्नमेंट उसको बिकवा भी सकती है, लेकिन बिकवाने से पहले कुछ टाइम पीरियड के लिए वेट किया जाएगा। जैसे कि सेक्शन 87 में हमने पढ़ा था ना कि अगर अटैच की गई प्रॉपर्टी के संबंध में क्लेम या ऑब्जेक्शन करना है तो उसके लिए अटैचमेंट की तारीख से 6 महीने का टाइम है, तो ये 6 महीने तक पहले रुका जाएगा। अगर विद इन सच पीरियड ऑफ 6 मंथ अंडर सेक्शन 87 ऑफ BNSS कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया जाता है, तो जब तक कि वो डिसाइड नहीं कर दिया जाता, यानी उसका डिस्पोज ऑफ, उसका निपटारा या उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता, तब तक और रुकना पड़ेगा। उसी के बाद अटैच की गई प्रॉपर्टी को बेचा जा सकेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जहां पर ये जो टाइम पीरियड मेंशन है, इस टाइम पीरियड से पहले कभी भी, जैसा भी लग रहा है कोर्ट को सही, कोर्ट अटैच की गई प्रॉपर्टी की सेल का ऑर्डर दे सकती है। किन सिचुएशन में? जब अटैच की गई प्रॉपर्टी ऐसी है जो जल्दी खराब हो सकती है, या फिर कोर्ट का ये मानना है कि अगर जल्दी उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए तो इससे ओनर को बेनिफिट ही होगा। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर अटैचमेंट की तारीख से 2 साल के अंदर वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे कर दी गई थी या जिम्मे कर दी गई है, वो पर्सन अगर वॉलेंटरली आता है या फिर पकड़कर लाया जाता है, कहाँ? उस कोर्ट में जिसने अटैचमेंट का ऑर्डर इशू किया था, या फिर उस कोर्ट में जो कि अटैचमेंट का ऑर्डर इशू करने वाली कोर्ट के सुपीरियर कोर्ट है। और फिर वो पर्सन अगर ये प्रूफ करता है कि वारंट के एग्जीक्यूशन को अवॉइड करने के लिए वो भागा नहीं था, वो अपने आप को छुपाया नहीं था, और साथ ही उसको प्रोक्लेमेशन के बारे में नोटिस ही नहीं था। अगर उसको पता होता तो वो जो स्पेसिफाइड टाइम है उस टाइम के अंदर आ जाता, जैसे कि उसको पता ही नहीं था, इसी वजह से वो प्रोक्लेमेशन में जो उसको टाइम दिया गया था कोर्ट में आने के लिए, उस टाइम के अंदर नहीं आ पाया। तो तब अगर अटैच की गई प्रॉपर्टी बेची नहीं गई है तो तब वो प्रॉपर्टी, अगर बेच दी गई है तो उसका नेट प्रोसीड, वहीं अगर ऐसा किया गया है कि कुछ प्रॉपर्टी बेची नहीं गई है तो तब वो प्रॉपर्टी, और जितना बेची गई है तो उसका सेल प्रोसीड्स। क्या करना पड़ेगा? अटैचमेंट में जो खर्चा आया उसको उसमें से बाहर निकाल के रिस्टोर करना पड़ेगा इस पर्सन को। अगर नहीं किया जाता है तो तब ये पर्सन क्या कर सकता है? एज पर सेक्शन 89 ऑफ BNSS इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। किस कोर्ट में? ओरिजिनल ऑर्डर जिस कोर्ट ने फाइल किया है, वो जब भी कोई सेंटेंस वगैरह पास करती है तो ऑर्डिनरली जो उसकी सेंटेंस के अगेंस्ट अपील जिस भी कोर्ट में लाई करती हैं, इन दैट कोर्ट अंडर सेक्शन 89 ऑफ BNSS अपील फाइल की जा सकती है। तो यहां पे आपके प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं खत्म। अब जो एक्स्ट्रा प्रोविजन रह गए हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ BNSS में, वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 90 ऑफ BNSS जो कि ये बताता है कि किन सिचुएशन में सम्मन के बजाय या फिर सम्मन के साथ साथ वारंट भी इशू किया जा सकता है। ये कहता है कि राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके सम्मन के बजाय या सम्मन के साथ साथ कोर्ट इशू कर सकती है अरेस्ट वारंट। कब? या तो सम्मन इशू करने से पहले या सम्मन इशू करने के बाद। बट जो टाइम कोर्ट में अपीयरेंस के लिए फिक्स है उस टाइम से पहले। क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि कोर्ट को रीजन टू बिलीव है कि जिस पर्सन को सम्मन से बुलाना चाह रहे हैं वो पर्सन या तो भाग जाएगा या फिर सम्मन को ओबे नहीं करेगा, यानी सम्मन के ओबीडियंस में कोर्ट में अपीयर नहीं होगा। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अगर होता यह है कि सम्मन में जो स्पेसिफाइड टाइम है उस टाइम के अंदर वो पर्सन आता नहीं है और ये प्रूव हो जाता है कि सम्मन ड्यूली उस पर्सन को सर्व हो गया था और उस पर्सन के पास कोर्ट में ना आने के पीछे कोई रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं होता है, तो तब भी ये जो रीजंस हैं इनको राइटिंग में रिकॉर्ड करके सम्मन के बजाय या सम्मन के साथ साथ कोर्ट क्या कर सकती है? अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 90 BNSS का। सेक्शन 91 BNSS का ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को कोर्ट में बुलवाने के लिए सम्मन या वारंट, या किसी पर्सन को अरेस्ट कराने के लिए वारंट किसी कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर इशू कर सकता है और वो पर्सन उसी कोर्ट में अगर मौजूद है, तो ये तो हो गया चमत्कार। तो फिर उस पर्सन से उस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगे हाथ बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है
ताकि कल के दिन जब उसी कोर्ट में या किसी और कोर्ट को अगर उसका केस ट्रांसफर कर दिया गया है और वहां पर चलेगा अब ट्रायल, तो तब किसी और कोर्ट में जब जब उसको बुलाया जाए वो अपीयर हो। बट ध्यान ये रखना है कि जो बॉन्ड या बेल बॉन्ड यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है वो किसी ऐसे पर्सन से करवाया जा रहा है जो कि कस्टडी में नहीं है। ये बेल के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते हो कि यहाँ पर बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा दिया तो इट मीन्स कि बेल दे दी गई है। कल के दिन अगर ये पर्सन नहीं आता है तो तब उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। अगर वो भी विफल हो जाता है तो तब सेक्शन 84 एंड और देन सेक्शन 85 में प्रोसीड किया जाता है। तो तब ये पर्सन ये नहीं कह सकता है कि मैं तो बेल पर हूं क्योंकि मैंने अंडर सेक्शन 91 बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था। ये कहा गया था तरसेम लाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट 2024 के केस में। सेक्शन 92 बीएनएसएस का ये कहता है कि अगर कोई पर्सन बीएनएसएस के तहत एग्जीक्यूट किए गए बॉन्ड या बेल बॉन्ड के तहत बाउंड होता है किसी कोर्ट में अपीयर होने के लिए, बट वो अपीयर होने में फेल हो जाता है, तो तब उस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके अगेंस्ट वारंट इशू कर सकता है, ये डायरेक्ट करते हुए कि उस पर्सन को अरेस्ट करके उस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो ये जो तरसेम वाला केस अभी मैंने डिस्कस किया ना, उसको आप सेक्शन 92 से भी कनेक्ट कर सकते हो कि जब यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू हो रहा है, वो पर्सन अब ये नहीं कह सकता है कि मैं तो सेक्शन 91 का बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, मैं तो बेल पर हूं, मुझे कैसे अरेस्ट करने आ सकते हैं अंडर वारंट। क्योंकि जो बेल बॉन्ड या बॉन्ड सेक्शन 91 में एग्जीक्यूट करवाया गया था, मैंने बताया ना कि वो बेल के इक्विवेलेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस पर्सन से वो कराया गया वो अंडर कस्टडी नहीं था। बेल का मतलब होता है कंडीशनल रिलीज फ्रॉम लीगल कस्टडी, दैट्स वाई वो बेल नहीं है। तो यहां पर आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं बीएनएस का सेक्शन 269 जो कि ये कहता है कि अगर जिस पर्सन को बेल पर या बॉन्ड पर रिलीज किया जाता है वो अगर बाद में कोर्ट में आने में फेल हो जाता है बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, तो तब वो लायबल होगा 1 साल तक के कारावास के लिए या फिर फाइन के लिए या फिर दोनों के लिए। अगर ना आने के पीछे उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज है तो वो उसी को प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 93 चैप्टर नंबर 6 ऑफ बीएनएसएस में आखिरी सेक्शन है और ये कहता है कि समन एंड अरेस्ट वारंट के बारे में, उसके इशू किए जाने के बारे में, उसको सर्व किए जाने के बारे में, उसको एग्जीक्यूट किए जाने के बारे में। चैप्टर नंबर 6 ऑफ बीएनएसएस में जो भी आपने रूल एंड प्रोसीजर देखा, सेम रूल एंड प्रोसीजर जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक बीएनएसएस में इशू किए जाने वाले हर समन एंड हर अरेस्ट वारंट के ऊपर लगेगा। इसी सेक्शन के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 बीएनएसएस का होता है कंप्लीट। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे आप रील शेयर करते रहते ना अपने दोस्तों को, उनके बजाय ये काम की वीडियो भी शेयर कर लिया करो ताकि वो भी पढ़ ले, उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए उनको बाय करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।